हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, कल आरएस प्री का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आरएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप जी जान से तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल पे आपको जल्द ही राजस्थान की जो पॉलिटी है उसकी मैंने करवा दी। इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी है उसकी कक्षाएं आरएस प्री के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप उन क्लासों को भी इंजॉय कीजिए। उसके अलावा सीटी की प्रिपरेशन है उसको तैयारी रखिए। साथ में जो सिलेबस सीटी का है उस वो आरएस प्री को कवर करता है। थोड़ा सा उसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तो ये 25 दिन है, उसमें आप सीटी के अकॉर्डिंग पढ़िए और साथ में आरएस प्री की भी आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आप टेंशन मत लीजिए कि दोनों एग्जाम आ गए हैं। उस जो आरएस प्री है उसमें अभी 3 महीने शायद लग जाएंगे, 3 महीने का वक्त लग जाए। तो आप पहले सीटी की तैयारी कीजिए और आरएस प्री की भी आप साथ में तैयारी उस हिसाब से करते रहिए। इंडिया जीके है, मैथ्स रीजनिंग है, साइंस है, राजस्थान का करंट अफेयर्स है और आपके बजट इकोनॉमिक सर्वे है, ये सारी चीजें हैं वो आप करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित दर्रा नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित दर्रा कौन सा नहीं है? 4 दर्रे हमें दे रखे हैं। देखिए, थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो आपको बताता हूं। ये जो मतलब भारत में यदि हम देखिए, भारत का भौतिक विभाजन ऊपर वाला हिमालय, इधर अपने थार का रेगिस्तान, इधर वाला हिस्सा है उसमें देखते हैं मेघालय पठार, देखते हैं असम गुवाहाटी, सारी चीजें हम देखते हैं। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत का सब वो दर्रा कौन सा नहीं है? ऑप्शन है थाल घाट, भोर घाट, दीफू। ठीक है। ये 3 ऑप्शन में दीफू है और एक सेनकोटा द्वीप है। तो दीफू दर्रा प्रायद्वीपीय भारत का नहीं है। तो हमारे सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीफू दर्रा। अब ये दीफू दर्रा है कहाँ पे? ये है अरुणाचल में। दीफू कहाँ पे है? दीफू दर्रा है अरुणाचल में। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का नहीं है। अब जो बाकी के दर्रे हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं इनसे भी। थाल घाट है और भोर घाट है, ये दोनों दर्रे हैं आपके महाराष्ट्र में। ये दोनों दर्रे कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है। ये जो थाल घाट है, थाल घाट, ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक है कहाँ पे? महाराष्ट्र। जोड़ता किसको है? मुंबई और नासिक को। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। उसके बाद है भोर घाट। भोर घाट है ये आपके मुंबई और पुणे, इनको जोड़ता है, मुंबई और पुणे। ये कौन सा है? ये है भोर घाट। तो थाल और भोर दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है एक पाल घाट। पाल घाट और सेनकोटा गेप, ये दोनों कहाँ पे है? ये है केरल में। ये दोनों केरल में है। जो पाल घाट है ये केरल में एक जगह है पल्लकड़। पल्लकड़ और कोयम्बतूर। अब देखिए, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। नीलगिरी जो पर्वतमाला है वेस्टर्न घाट में, वहां पे है। तो ये पल्लकड़ और कोयम्बतूर को जोड़ता है और कहाँ पे है? केरल में। सेनकोटा गेप है, ये आपके तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की। तिरुवनंतपुरम और मदुरै है, इनको जोड़ता है। ठीक है। कौन सा? सेनकोटा गेप। और दिफुदरा अरुणाचल में है। कहाँ पे है? अरुणाचल। भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत म्यांमार। तो ये हमने 4-5 दर्रे देख लिए। अब अगला सवाल। अगला सवाल है, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती प्रमुख नदी की सहायक नदियां है। कौन सी नदी की सहायक नदियां है? ठीक है। किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां है? पूर्णा, पेनगंगा और एक वेनगंगा और है। ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है, वेनगंगा। पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। देखिए, जो गोदावरी रिवर है इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों? क्योंकि गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है।
उसके अलावा इसका उद्गम देखते हैं, उद्गम पूछते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर है ये प्रायद्वीपीय भारत की। इसका जो उद्गम है बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। बहुत अच्छी जगह है, आपने शायद यूट्यूब पे या रील्स वगैरह में भी देखा होगा। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है? ये नासिक में है, नासिक, महाराष्ट्र। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर जो जगह है वहां से ये नदी निकलती है, और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी। अब ये नदी क्या, इसका आकार और विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी नदी है ये, इसलिए इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। इसकी संज्ञा इस नदी को दी गई है, ठीक है। और इसको एक अन्य नाम भी है, इसको बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी, उद्गम त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख नदी है, इसकी सहायक नदियां है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा। ये सारी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। अगला सवाल, भारत के किस राज्य से मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मानसून अभी चल भी रहा है, अभी मतलब जाने वाला है। वैसे तो बारिश हो रही है जयपुर में, अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी जयपुर में बारिश हो रही है। ये जो मानसून है सबसे पहले भारत में किस राज्य में आता है, ये हमारा सवाल है। देखिए, मानसून सबसे पहले आता है केरल, केरल से टकराता है सबसे पहले मानसून। एक तो ये चीज हो गई। यदि इसको थोड़ा सा मैं आपको वैसे बताऊं मैप के हिसाब से, तो देखिए जो केरल है ये हमारा दक्षिण भारत है, और यहाँ पे है केरल। तो जो मानसून है, भारतीय मानसून, ये ये आता है आपके, जो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है मानसून में, वो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। यानी ये दक्षिण और ये पश्चिम, सबसे इंपॉर्टेंट ये पवने हैं, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में, लगभग 74% के आसपास। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने हैं, ये भारत में सबसे पहले इस केरल के तट के टकराती है, केरल में सबसे पहले ये पवने टकराती है मानसूनी। तो इसको हम मानसून का प्रस्फोट भी बोलते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून इसको संज्ञा दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ टकराती है, उसके बाद ये दो शाखाओं में बट जाती है। दो शाखाएं कौन सी हो गई? भारत के ये पूर्वी घाट है, इस साइड में है आपके बंगाल की खाड़ी, तो एक शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इधर क्या है? अरब सागर। तो एक शाखा हो गई इसकी अरब सागर की, अरब सागर की शाखा, ठीक है। तो दो शाखाओं में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने बट जाती है। सबसे पहले ये केरल में टकराती है, ठीक है। मानसून का प्रस्फोट, उसको संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। लास्ट ईयर सीटी में एक सवाल पूछा गया था मैंग्रोव वन के बारे में। मैंग्रोव है वो, जनरली हम देखते हैं सुंदरवन जो एरिया है, कुछ उड़ीसा का एरिया है, वहां पे उड़ीसा सुंदरवन, यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कौन से वनस्पति, कौन सा वेजिटेशन वाला पार्ट है भारत में, वहां पे पाया जाता है, ये हमारा सवाल है। देखिए, भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है, एक तो आपके जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया, कौन सा? पश्चिमी घाट, जिसमें मेनली देखिए आप महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये वाला जो एरिया है, अन्नामलाई, नीलगिरी, ये वाला जो सारा एरिया वेस्टर्न घाट का, एक तो ये है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा एरिया आपके इधर देखेंगे पूर्वी घाट का है, और ये मेनली एरिया है एक तो ये वाला और ये वाला, ये है आपके मेघालय जो पठार है, ठीक है, असम है, मेघालय पठार है, पूर्वोत्तर जो भारत है उसका एरिया, और इनको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में एक जगह है मानशिवराम, चेरापूंजी बोलते हैं, दो अलग अलग जगह है, तो बारिश का जो पॉइंट है वो चेंज होता रहता है। तो मानशिवराम और चेरापूंजी दोनों कहाँ पे है? मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश। उसके बाद वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश होती है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या है? सघनता पाई जाती है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं,
और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध कौन से क्षेत्र है भारत के? उष्णकटिबंधीय ये वर्षावन। ठीक है, अगला सवाल, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गौर से इस सवाल को पढ़ना है और भावुकता में क्या है, हम आंसर देने की जल्दी रहती है। हरित क्रांति आया, दिमाग में फिट है कि हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में, सीधा आंसर कर देते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विश्व स्तर पे सबसे पहले जो वर्ड है वो किसने प्रयोग किया था, ये हमारा सवाल है। देखिए जो नॉर्मन बोरलॉग है, ये विश्व स्तर पे इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये जो हरित क्रांति प्रोग्राम जब वर्ल्ड में लाया गया तो ये उसके निदेशक थे उस कार्यक्रम के। ठीक है, अब इनको मिला नोबेल प्राइज ये ग्रीन रेवोल्यूशन का काम करने के लिए। ये तो हो गए नॉर्मल बोरलॉग। एम एस स्वामीनाथन, हमारा सबका हाथ कहां पे जाता है? एम एस स्वामीनाथन पे। एम एस जो स्वामीनाथन है ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। ये क्या है? भारत में जनक है। जब भारत में 1965-66 1965-66 के लगभग जब हमें कृषि की जरूरत पड़ी कि भाई हमें कृषि का जो उत्पादन है उस पर ध्यान देना है, हम बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, खाद्यान्न में हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे, तो भारत में जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और इस जो सवाल है इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विलियम बोर्ड। इन्होंने सबसे पहले क्या है, हरित क्रांति शब्द है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से किसान आंदोलन में दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल है, हम सुनते हैं उनके नाम के आगे क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो उनके बचपन का नाम नहीं है, ये सरदार क्या है, इनकी उपाधि है। जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रपिता उनको बोला गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वैसे ही सरदार की जो उपाधि है भारत में जो वल्लभ भाई पटेल जी है उनको किस आंदोलन से मिली, ये हमारा सवाल है। किसी व्यक्ति ने दी है या किसी आंदोलन में किसी ग्रुप ने दी है, ये हमारा सवाल है। देखिए इसका राइट आंसर होगा बारदोली किसान आंदोलन। पहले हम इसका चर्चा भी कर चुके हैं, बारदोली किसान आंदोलन की। इसका नेतृत्व किया किसने? सरदार जी पटेल ने। 1928 में ये होता है गुजरात में, एक जगह है बारदोली। अब बारदोली किसान आंदोलन है, उसमें क्या हुआ कि इसमें जो किसान थे उनकी मुख्य मांग थी कि जो कर है उनमें वृद्धि हो गई लगान में, तो करों में वृद्धि का चल रहा था विरोध, और ये आंदोलन है ये सक्सेस भी हुआ। ब्रिटिशर्स है उन्होंने मानी भी इनकी। ठीक है, अब देखिए बारदोली जो किसान आंदोलन है इसमें क्या हुआ कि जनता करों में वृद्धि से त्रस्त है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये कर रहे हैं इस आंदोलन को लीड। तो इस आंदोलन में क्या है, दो तीन मुख्य बातें हैं कि इस आंदोलन में एक तो पारसी मुस्लिम हिंदू मतलब एक धार्मिक सहिष्णुता इस आंदोलन में देखने को मिल रही है। दूसरा, इस आंदोलन में क्या है, महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में है, महिलाएं इस आंदोलन में बहुत ज्यादा संख्या में है। तो जो महिलाओं का ग्रुप है उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के संबोधित किया, तो इनको बारदोली किसान आंदोलन से सरदार की उपाधि मिली। अच्छा सवाल है, अगला सवाल, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो भारत रत्न है, हमारे भारत के संविधान निर्माता है। इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम से पत्रिका स्टार्ट की, और इनकी एक और साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम है मूक नायक। ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट याद रख लीजिए, कौन सा है? मूक नायक इनकी एक साप्ताहिक जो पत्रिका है वो है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने मतलब बहुत दलितों के वो जो आपके दलितों में सुधार है, जो महिला शिक्षा है, भारत का संविधान है, भारत में जो लेबर लॉज है उनमें उनकी भूमिका बहुत ज्यादा रही है। और हम स्टूडेंट है तो हमें तो उनको फॉलो करना ही चाहिए, बहुत ही मतलब महान शख्सियत है। उनको यदि हम पढ़ते हैं तो हमें जीवन में मोटिवेशन की कमी नहीं आती हमारे अंदर। तो इनका एक मूक नायक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम से पत्रिका है वो प्रारंभ करी। ठीक है, के बाद अगला सवाल,
सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये हमारा सवाल है। सीमांत गांधी बोला जाता है अब्दुल गफार खां, इनको सीमांत गांधी बोला जाता है। अब्दुल गफार खां है जो पाकिस्तान में एक हिस्सा पड़ता है बलूचिस्तान, और वहां पे रहते हैं पश्तून। पश्तून एक समुदाय है पाकिस्तान में, तो ये पश्तूनी थे, और इन्होंने क्या है कि वहां पे एक आंदोलन चलाया, ठीक है। तो वो आंदोलन जब लीड किया, और ये स्वतंत्रता संग्राम में पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही थे, तो ये उनको वहां से लीड कर रहे थे। फिर गांधी जी के संपर्क में आते हैं, और गांधी जी से ये मोटिवेट होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और अहिंसात्मक तरीके से क्या है आंदोलन ये चलाते हैं। तो इसलिए इनको क्या है सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है, यानी फ्रंटियर गांधी इनको संज्ञा दी जाती है। और भारत में सबसे पहले गैर भारतीय है ये जिनको भारत रत्न मिला। सबसे फर्स्ट ये क्या है गैर भारतीय जिनको भारत रत्न मिला, इनको 1987 में, 1987 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। पहले गैर भारतीय है कौन? अब्दुल गफार खां, ठीक है। और जैसे राजस्थान में हम पूछते हैं, एक सवाल आता है राजस्थान के गांधी। देखिए, गांधी जी की उपाधियां भी व्यक्तियों के ऊपर सवाल आते हैं। एक है राजस्थान के गांधी, आपसे पूछ ले, मान लीजिए राजस्थान जीके में, राजस्थान के गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। ये कई बार पूछते हैं वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी ये कौन है? इनका नाम है भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। एक पूछा जाता है आपके मेवाड़ के गांधी, मेवाड़ के गांधी इनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। एक सवाल आता है कई बार चिड़ावा के गांधी, ये है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये 4-5 सवाल है राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं अक्सर। चिड़ावा के गांधी कौन है, मेवाड़ के गांधी कौन है, तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिए हैं। और अब्दुल गफार खां है, उनको सीमांत गांधी बोला जाता है। अगला सवाल, राजा राममोहन राय की मृत्यु कहां पर हुई थी? राजा राममोहन राय जी बहुत बड़े समाज सुधारक है, और समाज मतलब मैंने राजा राममोहन जी के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल से बताया है। इनकी पत्र पत्रिकाएं, ब्रह्म समाज के बारे में सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मृत्यु कहाँ पे हुई ये सवाल है, सीटी में ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इनकी मृत्यु है वो हुई ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई। वहीं पे इनकी क्या है समाधि है। राजा राममोहन राय जी की ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। बहुत बड़े भारत में समाज सुधारक रहे हैं। भारत में जो पुनर्जागरण है उसके पिता इनको संज्ञा दी जाती है, पुनर्जागरण के ये जनक है। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या है इनकी मृत्यु हुई, और वहीं पे इनकी समाधि 1833 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अगला सवाल, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी है उसका गठन किया सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या है, चितरंजन दास इनका पूरा नाम है, इन्होंने स्वराज पार्टी है उसका 1923 में गठन किया, ठीक है। अगला सवाल, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ये जो सवाल है ये पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड है, सिलेबस में है भी हमारे योजना काल, ठीक है। आर्थिक नियोजन है, योजना काल है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें योजना अवकाश की अवधि ये हमसे पूछी है। देखिए, कुछ चीजें हमें क्या है कि फैक्ट होते हैं वो थोड़े से हमें लर्न रहने चाहिए। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब आई? पहला 5 ईयर प्लान ये कब आया? ये आया आपके 1951 से 56 का, ठीक है। उसके बाद आपके हमारा सवाल है योजना अवकाश की अवधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये 1966 से 69 का, ठीक है। 1966 से 1969 का। उसके बाद मैं आपको बता रहा था 56 से लेके फिर 61 आया दूसरा, ठीक है, सेकंड।
क्या है 5 ईयर प्लान। उसके बाद आया थर्ड 61 से लेके 65 तक, 65 तक क्या आया, 61 से 65 का थर्ड पंचवर्षीय योजना आई। अब देखिए यहाँ पे योजना अवकाश की अवधि है वो है 66 से 69, ये 3 साल योजना अवकाश रहा, ठीक है। यानी हमने एक एक वर्षीय योजना बनाई, पंचवर्षीय क्यों नहीं बनाई, ये हमारा सवाल है। कि योजना अवकाश की अवधि मैंने बता दी 66 से 69। अब 1965 में जैसे ही हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी करी, तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें 3 जो साल का अवकाश है वो रखा। तो दूसरा ये कि एक एक वर्ष की हम पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे हैं। तो इसका कारण क्या था कि 2 युद्ध हमने लड़े, एक तो 62 में लड़ाई करी हमने किसके साथ, भारत चाइना का वॉर हुआ 1962 में, तो एक 65 में आपके क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो ये जब 2 युद्ध हुए तो इन 2 युद्धों के कारण क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा आर्थिक संकट आता है किसी देश की अर्थव्यवस्था पे। भारत में क्या है, मुद्रास्फीति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि युद्ध में क्या है, सारे संसाधन आपको लगाने पड़ते हैं, आपके व्यापारिक हित है वो भी क्या है, युद्ध में प्रभावित होते हैं। तो इन 2 युद्ध की वजह से, क्योंकि थर्ड जो पंचवर्षीय योजना चल रही है ये इन दोनों युद्ध की वजह से सफल नहीं हो सकी। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो हमें प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए हमने क्या है कि 65 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लेके आए, हम क्या लेके आए, 3 साल की एक एक वर्षीय योजना। और इस अवधि को हम बोलते हैं योजना अवकाश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योजना अवकाश। एक तो ये बात हो गई। एक ये चीज है, एक ये भी सवाल आ सकता है कि जब हमने 1978 से लेके 1980, एक ये सवाल पूछ सकते हैं, ये जो 2 साल का पीरियड है, 2 वर्ष का, इसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। 1978 में क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार है वो जैसे ही आई तो उसने जो योजना थी पंचवर्षीय योजना उसको 78 में खत्म कर दिया, ठीक है, 2 साल पहले ही। अब उसके बाद इन्होंने 2 साल का क्या बनाया, ये रोलिंग प्लान इसको बोलते हैं, 1978 से 80 वाली अवधि। उसके अलावा एक चीज और है कि जब हमने 1991 में नई आर्थिक नीति लेके आए, हम नई आर्थिक नीति, उस वक्त भी हमने 90 से 92 2 वर्ष है वो भी क्या है, योजना अवकाश के थे, ठीक है। ये 3 घटनाक्रम जो है पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड हमने देखे। और आपके जब भारत पाकिस्तान का एक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो 3 वर्ष है 1966 से 1969 वाला, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, योजना अवकाश है ये 3 साल, क्यों, क्योंकि भारत में क्या है, ये हो रहा है भारत पाकिस्तान युद्ध। और 65 और 66 में क्या है, अकाल भी पड़ गया था, भीषण अकाल और सूखा, उसकी वजह से हमने 3 साल क्या है, 1 ईयर के योजना हो रखे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। देखिए राष्ट्रीय आय जब हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की 3 मेथड है, ठीक है, 3 तरीके से हम राष्ट्रीय आय है वो ज्ञात करते हैं। एक हम बोलते हैं आय विधि, इनकम मेथड, और एक होता है आपके व्यय विधि जिसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। और एक होती है, इसमें देखिए ये जो प्रोडक्ट विधि है ये आपके लिए नया नाम है, या फिर एक है डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, ह्रासमान। एक मूल्यवर्धित विधि होती है, मूल्य वर्धित, इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, वैल्यू एडेड। ये हम 3 जनरली बुक्स में देखते हैं। अब ये जो वैल्यू एडेड मेथड है इसको ही हम उत्पाद विधि भी, इसका एक अलग नाम है उत्पाद विधि, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो आय, व्यय और मूल्यवर्धित या उत्पाद विधि, ये तीनों क्या है, विधियां। ये सेकंड है, ये इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये विधि नहीं है। ह्रासमान लागत विधि, आय जो ज्ञात कर, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कोई विधि नहीं है, 3 विधियां है। मूल्यवर्धित कोई क्या है, उत्पाद विधि बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है। सनराइज उद्योग एक टर्म है, उससे क्या तात्पर्य है। पहला है कृषि निर्यात उद्योग, फिर है विनिर्माण उद्योग, फिर है भारी उद्योग, या फिर है नए उभरते उद्योग।
देखिए करंट में कुछ टर्म्स चलती रहती है, तो भारत में जो उद्योग है, सनराइज उद्योग है, वो संज्ञा दी जाती है, नए उभरते जो उद्योग है उनको दी जाती है। जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, अपने जो ज्ञान है, रिसर्च है, इस सेक्टर को क्या है, ये सेक्टर जब उठता है इसको सनराइज इंडस्ट्री की संज्ञा दी जाती है। तो ये नए उभरते उद्योग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सामान्य रूप से मौद्रिक नीति का प्रधान लक्ष्य है। मौद्रिक नीति के बारे में मैंने आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो दो तरह से, एक गुणात्मक उपाय और एक मात्रात्मक उपाय हमने देखे थे। मौद्रिक नीति के कई सवाल हम कर चुके हैं। तो मौद्रिक नीति का प्रधान लक्ष्य है, पहला है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, दूसरा है निजी बैंकों का नियंत्रण करना, तीसरा है शेयर बाजार का नियंत्रण करना, चौथा है कर संचय को बढ़ाना। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए और लॉजिकली ये सवाल हो जाएगा। मौद्रिक नीति मैंने आपको बताया क्यों लाई जाती है। मौद्रिक नीति लाई जाती है तरलता यानी लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया, इसका प्रबंधन करने के लिए कि देश में मुद्रा की सप्लाई है वो ज्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, मौद्रिक नीति लेके आते हैं। तो पहला ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, कि कम या ज्यादा तो मुद्रा की सप्लाई नहीं है क्या, तो यही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। निजी बैंकों का नियंत्रण, ये एक माध्यम है, करते हैं निजी बैंकों का नियंत्रण, जैसे डायरेक्ट एक्शन हमने पढ़ा, जब आरबीआई गुणात्मक उपाय करती है मौद्रिक नीति के तहत, तो वो निजी बैंकों पे नियंत्रण करती है। पर मौद्रिक नीति का ये कोई प्रधान लक्ष्य नहीं है, ठीक है। शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है, सेबी करता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है, वो शेयर बाजार पे नियंत्रण करता है। कर संचय कौन बढ़ाता है, कर संचय बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार राजकोषीय नीति के तहत क्या है, कर संचय बढ़ाती है कि हमें कर की रेट बढ़ानी है या नहीं, ठीक है। तो ये मौद्रिक नीति का प्रधान लक्ष्य है, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। अगला सवाल, अगला सवाल है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। देखिए भारतीय स्टेट बैंक है, इसकी स्थापना हुई आपके 1956 में, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जुलाई 1956 में भारतीय स्टेट बैंक है, इसकी स्थापना होती है। और भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में, 1921 में बनी थी, फिर 1956 में इसका नाम हुआ भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल है इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक टर्म है, ये किससे रिलेट करती है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, यानी वर्ड को ध्यान से पढ़िए, इनसाइड और क्या हो रही है, ट्रेडिंग। देखिए जब कोई भी कंपनी है उसके अंदर क्या होते हैं कि मैनेजमेंट होता है कंपनी का। अब मैनेजमेंट में कंपनी के इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं मैनेजमेंट में, तो ऐसे ही उनको थोड़ी बिठाया जाता है कंपनी की मीटिंग्स में। तो जो ये मैनेजमेंट में से यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर है उनको गलत इंटेंशन से बेच रहा है या खरीद रहा है और उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, उससे वो ट्रेडिंग कर रहा है, यानी उसको तो सारी जानकारियां पता है कि भाई कंपनी किस स्थिति में चल रही है, अब कंपनी के शेयर कब बढ़ने वाले हैं, कब शेयर कंपनी गिराने वाली है, वो सारी खुफिया जानकारी मैनेजमेंट में बैठने वाले बंदे को पता है। तो वो जब इन शेयर्स की खरीद या बिक्री के माध्यम से प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है, उसको बोला जाता है इनसाइड ट्रेडिंग। इसको भेदिया व्यापार बोलते हैं हिंदी में। भेदिया मीन्स उसको भेद बताया कंपनी के। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ये हो गया शेयर बाजार से। जब कंपनी के शेयर में वो ऐसी गड़बड़ियां करता है कि कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं तो वो आज खरीद लेगा और वो उसको सारी जानकारियां पता है, तो वो क्या है, पैसा कमा रहा है। तो ये शेयर बाजार की क्या है, टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये हमारे आज के सवाल होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए और अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।